हम सब ने वाइकिंग्स और बारबेरियंस की कहानियां सुनी हैं। वे अल्टीमेट वॉरियर्स होते हैं जो फाइटर्स के रूप में अपने गौरव को सबसे ऊपर रखते हैं और अपनी मान्यताओं पर अडिग रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यही सब इस दृश्य में हो रहा है। खून से लाल आंखों वाला यह ब्रूट एक गर्वित बारबेरियन है जो अपने ही क्लैन के सदस्यों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा है, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। एक खड़ी चट्टान के किनारे पर घिरा हुआ उसका मुख्य उद्देश्य अब अपने परिवार की रक्षा करना है और वह उनके लिए अपनी जान देने को तैयार है। वह अपनी पत्नी इवेलिन को स्पेल तैयार करने के लिए कहता है, ये दावा करते हुए कि वह उन्हें और कुछ समय तक रोक सकता है। उसकी पत्नी तुरंत उसकी बात मान लेती है और उसके बगल में उनका एकलौता बेटा एडन है, जिसे वे दोनों सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लड़के के लिए यह देखना अद्भुत है कि उसके पिता अपने परिवार और अपने सम्मान के लिए अंत तक लड़ने वाले सबसे सम्माननीय वॉरियर के रूप में लड़ रहे हैं। लेकिन अचानक उसके पिता एक साथ कई स्पीयर से घायल हो जाते हैं, जिससे उनके मुंह से खून निकलता है, जिससे एडन अपने पिता के लिए सदमे में चिल्ला उठता है। लेकिन यह आदमी एक असली हेल वॉरियर है जो इतना घायल होने के बावजूद भी अपने हथियार को बिना किसी परेशानी के घुमाता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी को सब्जियों की तरह काटता चला जाता है और उसके माथे पर पसीना तक नहीं आता। इसी दौरान उसकी पत्नी अपना स्पेल शुरू करती है। आकाश से एक नीली रोशनी तेजी से नीचे उतरती है और वह रोशनी एडन को अपने साथ ऊपर उठाने लगती है। उसकी माँ उसे यह दुआ देती है कि यह तारा उसे जहां भी ले जाए वह जगह यहां से बेहतर हो। वह उससे कहती है, अपना अच्छे से ध्यान रखना एडन। एडन अनजान जगह के डर से इनकार करता है, लेकिन उसके पिता जल्दी से उसे पुकारते हैं ताकि उसके वॉरियर स्पिरिट को जगाया जा सके, जिसके लिए वह उसे कहते हैं कि वह इतना मजबूत बने कि कुछ भी ना खोए, इतना मजबूत कि कोई उसे छू भी ना सके, और प्यारी मुस्कान के साथ जोड़ते हैं कि उसे किसी भी हाल में जीवित रहना है। इन शब्दों से एडन की आंखों से आंसू बहते हैं और वह अपने पिता की बात मानता है। अपने पिता को मृत्यु के सामने भी बिना डर के लड़ते देखना उसे गर्व से भर देता है और उसे अपने पिता जैसा बारबेरियन बनने की इच्छा जगाता है। अगला दृश्य हमें शहर की एक गली में ले जाता है, जहां कुछ गुंडे चौड़ी मुस्कान के साथ अपने पहले शिकार को बनाने के लिए तैयार हैं, जो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के बाद तय किया है। उनका निशाना एक अमीर और भोंदू लड़का है जिसे उन्होंने पकड़ रखा है। वे उससे उसका बैग उतारने और उसकी शाइनी वॉच सौंपने की मांग करते हैं। यह लड़का किम है, गोनिल हाई स्कूल में तीसरे साल का छात्र, जो निश्चित रूप से सिल्वर स्पून स्टीरियोटाइप में फिट बैठता है। किम थोड़ा साहसी बनने की कोशिश करता है और उन्हें कुछ भी देने से मना कर देता है। वह उन्हें चेतावनी भी देता है कि इससे बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन गुंडे बस हंसते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि परेशानी पहले से ही उसके सामने खड़ी है। इसके बाद वे उसे डराने लगते हैं, जबकि किम अपनी पूरी कोशिश करता है कि इन बेवकूफ़ों को थोड़ा सा समझा सके। वह उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसका दोस्त जल्द ही यहाँ आ रहा है, जो उनके लिए एक असली परेशानी होगी। लेकिन ये लोग उसकी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। उनमें से एक गुंडा किम के सिर को पकड़कर उसे जोर से थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण उस कमीने को एक जबरदस्त प्रहार मिलता है जो उसके रिब्स में धंस जाता है और उसे हमेशा के लिए बाहर कर देता है। बाकी बचे गुंडे घबरा जाते हैं, क्योंकि यह प्रहार दीवार को तोड़ते हुए उनके साथी को लगा था। वह व्यक्ति जिसने यह छेद किया है अपने दोस्त किम को देखता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। यह आदमी विशालकाय और मस्कुलर है और उसकी वही खून से लाल आंखें हैं जो हमने पहले देखी हैं। यह अजीब नहीं होगा अगर वह एडन हो, लेकिन फिलहाल वह कांग चोल्डू के नाम से जाना जाता है, जो कोनील हाई स्कूल में तीसरे साल का छात्र है। जो टफ गाइस अभी तक दबंगगिरी दिखा रहे थे, अब घबरा कर कांप रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वह कौन है और उसने दीवार में घूंसा कैसे मारा। जवाब की बजाय कांग उनमें से एक को उसकी कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाता है और अपनी मुट्ठी बांधता है और एक ब्रूटल स्मैकडाउन देता है। अपनी बारबेरियन लेवल एनर्जी का प्रदर्शन करता है। इसके बाद दोनों दोस्त एक साथ चलते हुए दिखते हैं। किम हमेशा की तरह उसकी अमेजिंग पावर की तारीफ करता है
और मजाक में कहता है कि इस बार तो कैंग ने दीवार में घूंसा मारकर अपनी सीमाओं को भी पार कर दिया है। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम असल में इंसान ही नहीं हो। कैंग अपनी ऐसी तारीफ सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और असहज महसूस करने लगता है। वह नर्वस होकर पुष्टि करता है कि वह भी उसकी तरह एक आम इंसान ही है, लेकिन दरअसल वह टेक्निकली एक एलियन है, क्योंकि वह अनदर वर्ल्ड से यात्रा करके इस जगह अर्थ पर आया था और यहाँ उसे आए हुए 10 साल हो गए हैं। किम जोड़ते हुए कहता है कि कभी कभी कैंग ऐसा वाइब देता है जैसे वह इस दुनिया से नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब कैंग ने यह सुना है। उसका यह पुराना दोस्त हमेशा इस पर संदेह करता है, जिससे कंग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वह बारबेरियन होने के संकेत दिखा रहा है। फिर कंग उसे अपनी बकवास बंद कर घर चलने के लिए कहता है। बाद में हम कुछ खाली चावल के कटोरे देखते हैं और यह छठा कटोरा है जिसे कांग अभी खा रहा है। एक समय में 6 से अधिक कटोरे खाना सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दादा इस बात से चिंतित हैं कि कांग इतना कम क्यों खा रहा है। कैंग बस कहता है कि उसे हाल ही में भूख नहीं लग रही है। फिर वह अपने दादा से पूछता है कि वे खुद क्यों नहीं खा रहे हैं और बूढ़े व्यक्ति जवाब देते हैं कि वे बूढ़े हो गए हैं, इसलिए पाचन अब आसान नहीं है। बस कांग को इतनी मात्रा में खाना खाते देखना ही उन्हें तृप्ति का एहसास कराता है। यह दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी बड़ी उज्जवल मुस्कान है, कांग के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने उसके जैसे एक बार्बरिक लड़के को बिना किसी मांग के अपनाया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बूढ़े व्यक्ति को फिर याद आता है कि मैनेजर पार्क का फोन आया था, तो वह कांग से पूछते हैं कि क्या उसने बॉक्सर बनने का फैसला कर लिया है। कांग जवाब देता है कि वह एथलीट नहीं बनना चाहता। उसके दादा उससे पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों महसूस करता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने हर टूर्नामेंट जीता है जिसमें उसने भाग लिया है, इसलिए अपनी एथलेटिक पोटेंशियल को ऐसे छोड़ना बेकार होगा। उन्होंने कहा, खैर, इससे बचा नहीं जा सकता क्योंकि आखिरकार बारबेरियंस और ह्यूमंस पूरी तरह से अलग स्पीसीज है। यह कांग का मानना है। उसने पहले भी स्पोर्ट्स में भाग लिया था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि यह चीटिंग जैसा है। वह सबके काफ़ी आगे था, जो उसकी नज़र में फेयर प्ले के स्पिरिट के खिलाफ था। कांग अपने दादा को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन उसे इस तरह की जिद स्वीकारने से नफरत है, क्योंकि उसे लगता है कि एक बारबेरियन के लिए केवल एक ही रास्ता है और वह है वॉरियर बनना। ये पूरी तरह से उन स्पोर्ट्स से अलग है जो ह्यूमंस खेलते हैं। उसके लिए काबिल ओपोनेंट्स के खिलाफ ब्लडी बैटल्स ही एक बारबेरियन के तौर पर अचीवमेंट होते हैं। बेशक वह अपने दादा से अपने ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं कहता, यह बस कुछ ऐसा है जो वह अपने मन में सोचता है। फिर भी भले ही वह एक वॉरियर बनना चाहता है, ये डैम अर्थ उसके लिए इतनी पीसफुल है कि उसे अपनी बैटल स्किल साबित करने के लिए लड़ाइयाँ नहीं मिल पाती। बूढ़ा व्यक्ति चिंतित हो जाता है जब वह टीवी पर कुछ दुखद खबरें देखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चोंगजू में कोई अनआइडेंटिफाइड डिजास्टर हुआ है और अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। कांग पूछता है कि क्या हुआ और बूढ़ा व्यक्ति खुलासा करता है कि चोंगजू में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 120 से अधिक लोग मारे गए हैं। कुछ मॉन्स्टर के दिखने की बात हो रही है। वे इस अनआइडेंटिफाइड लाइफ फॉर्म के कुछ फुटेज भी दिखाते हैं जो उस इलाके में देखा गया है, इसलिए सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यह खबर सुनकर कांग के चेहरे पर हलचल सी होती है और वह बाहर जाने की तैयारी करने लगता है, जिससे बूढ़ा व्यक्ति अपनी चिंता व्यक्त करता है। लेकिन कांग साफ कर देता है कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है और वह जल्दी ही लौटेगा। इसके साथ ही वह उस स्थान की ओर रवाना हो जाता है जहां घटना घटी है और उसका दोस्त किम उसे क्राइम सीन तक ले जा रहा है। गाड़ी की स्पीड को देखते हुए ऐसा लगता है कि किम को अभी अभी अपना लाइसेंस मिला है, जिस वजह से उसे अपनी नई गाड़ी चलाते हुए आत्मविश्वास महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन कांग उसकी सवारी के लिए उसे धन्यवाद देता है। ड्राइविंग के दौरान कांग उस मॉन्स्टर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता जो उसने टीवी पर देखा था। उसे एहसास होता है कि यह वही क्रीचर है जिसे उसने अपने बचपन में देखा था और कहीं ना कहीं उसके मन में यह ख्याल आता है कि यह एनिमल उस दुनिया से जुड़ा हो सकता है जिसमें वह पहले रहता था। अचानक वे एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर ब्रेक लगाते हैं जहां पूरा ट्रैफिक जाम से भरा हुआ है। किम को पता था कि एक डिजास्टर हुआ है, लेकिन हवा में चिंता की मोटी परत देखकर
वातावरण पहले से अधिक टेंस उसे महसूस होता है। वहाँ सैनिक भी मौजूद हैं। तभी कहीं से दो सख्त ऑफिसर्स कांग के जैक्ड अप बॉडी के बारे में बातचीत करने लगते हैं। हंसते हुए पूछते हैं कि वह किस ग्रुप से है, और अगर वह किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो वह उसे अपना न्यू सॉन्ग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्ड देते हैं। और वे कहते हैं कि अगर उसे दिलचस्पी है तो वह उनकी टीम का हिस्सा बन सकता है। कांग बिजनेस कार्ड लेता है और पूछता है कि क्या यह किसी तरह का गिल्ड है जहां वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं। ऑफिसर कांग के अजीब सवाल पर हंस पड़ता है और उसे याद दिलाता है कि उन्हें ग्रहों को कॉलोनाइज करना होता है, इसलिए वे वॉरियर्स से अधिक वर्कर्स हैं। वह जोर देकर कहता है कि उनके ग्रुप को जॉइन करना ऐसा फैसला होगा जिसका उसे कभी पछतावा नहीं होगा। कांग इसे एक्नॉलेज करता है, लेकिन दोनों ऑफिसर्स को मना कर देता है, उन्हें याद दिलाते हुए कि वह एक वॉरियर है, ऑफिसर नहीं, और उसके जैसे किसी के लिए वर्कर बनना अपमानजनक होगा। इस रिमार्क से ऑफिसर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कांग उन्हें नीचा दिखा रहा है। कांग भी उतना ही जोश में आ जाता है और उन्हें भी लताड़ता है कि वे एक वॉरियर को कमतर समझ रहे हैं। लेकिन उनके झगड़े के बढ़ने से पहले ही आसमान में गहरे बैंगनी रंग का मैटर दिखाई देने लगता है, और उनमें से एक सैनिक कहता है कि यह शुरू हो रहा है, इसलिए उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। वह एक दूसरे से कहते हैं कि इकट्ठा हो जाओ। अचानक एक बड़ा सिस्टम विंडो फ्लैश होता है जो घोषणा करता है कि एपोक्लिप्स ट्रायल शुरू होने वाला है, जिससे कांग भ्रमित हो जाता है। एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें कहा गया है कि डूम्सडे अर्थ पर आने वाला है, इसलिए सेंचुरी प्लैनेट नोवा पृथ्वी के निवासियों को मदद का हाथ बढ़ा रहा है। फिर सिस्टम उन्हें सलाह देता है कि वे पोर्टल के माध्यम से नोवा की ओर भागें। कांग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, और उसे इसे समझने का वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह बेहद तेजी से घट रहा है। एक ही क्षण में वह पर्पल एनर्जी उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है। पहली नज़र में यह जगह काफ़ी शांत दिखती है, जबकि किम बुरी तरह से घबराया हुआ है। वह कांग को इसके लिए दोष देने लगता है कि उसने उसे इस मुसीबत में घसीटा है। गुस्से में चीखते और गाली देते हुए वह कांग के खड़े शरीर पर जोर से घूंसा मारता है ताकि अपनी हताशा निकाल सके। लेकिन उसी क्षण किम की आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा है कि उनका पहला ऑब्जेक्टिव एक गॉब्लिन कॉइन प्राप्त करना है और इनाम नोविस क्लास एडवांसमेंट होगा। उम्मीद के मुताबिक किम को इसका कोई मतलब समझ नहीं आता। तभी कांग पास में कुछ गॉब्लिन्स को देखता है और ये घिनौने क्रीचर्स जल्दी से उसे देखकर लार टपकाने लगते हैं, जैसे रात के खाने के लिए कुछ नजर आ गया हो। किम इन अजीब मॉन्स्टर्स को अपने सामने देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे तो ये भी समझ नहीं आता कि उसे इन्हें हंट करना है। दूसरी ओर कांग पूरी ताकत से गॉब्लिन्स की ओर बढ़ता है। उसका शरीर अपने आप ही चलने लगता है। उसके वॉरियर इंस्टिंक्ट्स जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि इन मॉन्स्टर्स को कुचल डालो। जिस पल का वह इंतजार कर रहा था वह आखिरकार आ गया है, और वह कुछ सिर तोड़ने का मौका पाकर पूरी तरह से दीवाना हो रहा है। वह बेताब है यह देखने के लिए कि वास्तव में वह कितना मजबूत है। वह गॉब्लिन्स की ओर इतनी तेजी से दौड़ता है कि सचमुच उसके रास्ते में सब कुछ तबाह हो जाता है। उसके भीतर के बारबेरियन इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे हैं कि चाहे एपोक्लिप्स हो या कुछ और, वह इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आखिरकार यह असली मौका है उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाने का।